गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। आज है 20 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज से रिलेटेड, यानी कि 20 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ हम कवर करने वाले स्टैटिक जीके को। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में करना होगा। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्या लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ लिखिएगा जय हिंद जय भारत, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। ओके, बहुत छोटा सा काम है, आप लोग 2 मिनट में कर सकते हैं, 2 सेकंड का काम है। अब बात करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन कर लिया जाए एक बार, क्योंकि हम लोगों ने जो भी कल पढ़ा है तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में 16 मार्च को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया है 16 मार्च को। इसी के साथ भारत और किसने किसने जो कि फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए $23 मिलियन के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के साथ मिलकर फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए $23 मिलियन के ऋण देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वही प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है नवनीत कुमार सहगल, जो कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसी के साथ शिपिंग मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असम में कितने करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये याद रखिएगा 645 करोड़ रुपए की बोल सकते हैं। यहाँ पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, कहां पर, असम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मंत्रालय आपको याद रखना है, यहाँ पे है शिपिंग मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, ताकि असम में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ आपको याद रखना है सागर परिक्रमा जो कि पुस्तक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुरुषोत्तम रूपाला कौन से मंत्रालय के बेसिकली मंत्री है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसी के साथ मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिलीपींस के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कौन बने हैं, ये देखिएगा प्रधानमंत्री चुने गए हैं मोहम्मद मुस्तफा। इसी के साथ अगर हम बात करें बी साईराम की, जो कि अभी हाल ही में एनसीएल के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा एनसीएल की फुल फॉर्म क्या है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है इस साल, तो आपको याद रखना है मैक्स वेस्टेपन के द्वारा जीता गया है इस साल का सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 100% आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सनल के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 संयुक्त रूप से ये पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो इसमें याद रखिएगा इनका नाम है गरिश्मा कोठार और रितिका चोपड़ा। इन दोनों को बेसिकली अभी उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सनल के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 के लिए नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 20 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के नए सरकार्यवाहक कौन बने हैं, तो इनका नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इनका नाम है दत्तात्रेय होसबले। क्या नाम है, दत्तात्रेय होसबले, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हीं को ही अभी आरएसएस के नए सरकार्यवाहक के रूप में चुन लिया गया है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अभी आपको देखने को मिलेंगे सर कार्यवाहक कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है दत्तात्रेय होसबले, इन्हीं को चुना गया है। वहीं हम बात करें यहाँ पर इनका निर्वाचन हुआ है यहाँ पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के द्वारा, जो कि अगले 3 वर्षों के लिए ही इनको सरकार्यवाहक के रूप में चुना गया है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दत्तात्रेय होसबले। अब बात करते हैं आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1925 में इसकी स्थापना की जाती है। और भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाले चिकित्सक केशव, जिनका नाम है बलिराम हेडगेवार, जो कि इनके द्वारा 1889 से लेकर 1940 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किए गए, और इस आंदोलन के हिस्से के रूप में इनके द्वारा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगों के प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा गया था। तो ये एक फैक्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे। मेन है यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आरएसएस की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो दोनों मैंने आपको बताया, 1925 में इसकी स्थापना की जाती है और बलिराम के द्वारा आपको याद रखना है इसकी स्थापना की गई। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अभी चुनाव आयोग के द्वारा भी हाल ही में
अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनका नाम है शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन घोषित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि अराचे से संबंधित है, यानी कि तीरंदाजी है, तीरंदाज है इनका गेम पर्टिकुलर। तो इन्हें ही अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांगन आइकन के रूप में घोषित किया गया है और इनको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। दोनों फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। आइए बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा पैरा तीरंदाज शीतल देवी को राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित कर दिया गया, जो कि चुनाव आयोग ने पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनका नाम है शीतल देवी को अपने राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन घोषित किया है। इस अवसर पर बात करें तो आयोग ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए समर्पित एक मतदाता मार्गदर्शक दर्शिका को लॉन्च किया है। वहीं व्यापक पुस्तिका में दिव्यांगजनों को और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध आवश्यक प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मतदान केंद्रों पर कैसे ढांचागत है और कैसे यहाँ पे जो कि आपको सूचनात्मक मिलेगा और प्रतिक्रिया विवरण शामिल किया गया है इस पर्टिकुलर किताब में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और आइकन की बात की गई है तो इनका नाम याद रखिएगा और इनका गेम का नाम याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में ई नाम यानी आप लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार या फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा के द्वारा अभी हाल ही में ई नाम जो कि मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है ताकि किसानों के लिए इससे मदद किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्जुन मुंडा किस मंत्रालय से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नए अध्यक्ष के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? अगर हम बात करते हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा राहुल सिंह, जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं। इन्हीं को ही अभी हाल ही में सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बोल सकते हैं कि न्यू चेयरमैन बने हैं। ये आपको याद रखना है, इनका नाम क्या है? राहुल सिंह नाम है इनका। अब बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो राहुल सिंह जिन्हें अभी हाल ही में सीबीएसई के नए प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर इनकी जो कि नियुक्ति की गई है, ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं राहुल सिंह, जिनको अभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राहुल सिंह इस पद पर आपको देखने को मिलेंगे किनकी जगह ले रहे हैं, तो निधि चिब्बर है जिनकी जगह ले रहे हैं। निधि चिब्बर की बात करें तो अभी हाल ही में निधि चिब्बर को आपको देखने को मिलेगा नीति आयोग के सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, इसलिए ये पद खाली था। तो जिनको आपको देखने को मिलेगा राहुल सिंह को यहाँ पर चुन लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कहाँ के हैं, आपको देखने को मिलेंगे 99-96 के बैच अधिकारी हैं जो कि बिहार कैडर से हैं और भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी हैं राहुल सिंह, जो कि वर्तमान में कार्मिक और बोल सकते हैं कि ये प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अभी इन्हें हाल ही में सीबीएसई का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राहुल सिंह नाम याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अभी रिसेंट में कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उनके बारे में बात करें तो एनसीएल के सीएमडी कौन बने हैं तो इनका नाम याद रखेगा बी साईराम है। वहीं विदेश सचिव जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, जो कि इनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं नायाब सिंह सैनी की बात करें, इनको अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और ये मनोहर लाल खट्टर की जगह पर आए हैं। सतर्कता आयुक्त की बात करें तो कौन बने हैं, इनका नाम है एएस राजीव, जो कि आपको देखने को मिलेंगे सतर्कता आयुक्त बने हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल ही में जो कि वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है और कौन से नंबर का है इस बार जो कि वित्त आयोग आपको देखने को मिल रहा है। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलेगा अभी हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, यानी कि इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे है कहाँ पर ओपन हुआ है, तो ये याद रखिएगा नई दिल्ली में ओपन किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं ये आयुर्वेदिक कैफे क्या है। तो दिल्ली में शालीमार बाग में स्थित महर्षि आयुर्वेद अस्पताल है, वहां पर इन हाउस रेस्टोरेंट के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। जहाँ पर आयुर्वेदिक अस्पताल ये खास है क्योंकि यहाँ पे जो कि मरीज होंगे उन्हें पंचकर्म चिकित्सा, मेडिटेशन रूम और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा योगा ट्रेनर और डीलक्स रूम के अत्यधिक देखभाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब मरीजों को बेसिकली आयुर्वेद से संबंधित यहाँ पर जितने भी बोल सकते हैं कि देखभाल होगी उनको वो चीज दिया जाएगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये पहला है यहाँ पर, कहाँ पर, दिल्ली में खोला गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट की तरह भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो सारी चीजें खाने को होंगी जो कि एक मरीज को उसकी बीमारी से बोल सकते हैं कि खत्म करने के लिए दिया जाएगा या फिर बोल सकते हैं कि उस बीमारी को कम करने के लिए दिया जाएगा यहाँ पे वो भोजन। तो इसलिए आपको याद रखना है आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट या फिर कैफे कहाँ खुला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिल्ली याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। हाल ही में स्लेशे में भारतीय सेना और स्लेशे रक्षा बल यानी कि एसडीएफ
के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लेमेटी 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि ये 10वें नंबर का संस्करण देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारतीय सेना की टुकड़ी जिसके द्वारा अभी लेमेटे 2024 में अभ्यास करने के लिए सेलेसे के लिए रवाना हुई है भारतीय सेना, जो कि एक बोल सकते हैं सेलेसे की रक्षा बल के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये 10वां संस्करण में भाग लिया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ जो कि 18 से लेकर 27 मार्च तक होने वाला द्विवार्षिक प्रशिक्षण है, जो कि कार्यक्रम के दोनों देशों के बीच में बढ़ावा देने का काम करेगा। वहीं अगर हम बात करें लेमेटे शब्द की, जो कि इसका अनुवाद क्रियोल भाषा में मैत्री है, वहीं इस अभ्यास के अंतर्निहित अगर हम बात करें तो सौहार्द की भावना को समाहित किया हुआ है। वहीं 2001 में बात करें तो अपनी स्थापना से ये एक परंपरा रही है कि हर साल दोनों देशों के साथ यहाँ पर लेमेटे को स्टार्ट किया गया है, दोनों देशों के अभ्यास किया जाता है। वहीं भारतीय सेना और स्लेश रक्षा बलों के प्रसिद्ध गोरखा राइफल के प्रत्येक 45 कर्मियों के साथ इस अभ्यास में उद्देश्य क्या है? शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के अध्याय 8 जो कि 7 है उसके साथ संरेखित करते हुए अर्ध शहरी वातावरण के ऊपर काम करना, वही भीतरी उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालिता को बढ़ाए रखना काम करना है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये बात करें जो कि रिसेंट में एक्सरसाइज हुए हैं, उनको एक बार हम लोग यहाँ पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं उनके बारे में। तो भारत और जापान के बीच में आपको देखने को मिलेगा धर्म गार्जियन हुआ था, सेना अभ्यास था, जो कि आपको देखने को मिलेगा ये 5वां संस्करण रहा और इसे राजस्थान में कराया गया। कहाँ पर? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। वहीं मिलन नौसेना अभ्यास इसका 12वां संस्करण रहा। कहाँ पर आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 अभ्यास को आयोजित किया। कहाँ पर किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिलेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है? सदा तंसीक है, जो कि पहला संस्करण रहा और ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अरब सागर में आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट नाइट अभ्यास को किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 इसमें देश देखने को मिलेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वो सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जो भारत और किसी अन्य देशों के साथ होते हैं। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के आपको सिंपल से फीडबैक देना है और वीडियो को लाइक करना है। 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा आपको फीडबैक देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो कि 5वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको सभी को पता है इतने टाइम से यूक्रेन और रशिया का जो कि युद्ध देखने को मिल रहा है, ये बोल सकते हैं कि करंट में बना हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कि राष्ट्रपति कहाँ के हैं? व्लादिमीर पुतिन। तो ये आपको देखने को मिलेंगे रसिया के हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये 5वीं बार बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे कि रसिया की राष्ट्रपति बनी है, जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। तो रसिया के आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 5वीं बार इनके द्वारा इस शानदार जीत को हासिल किया गया है। वहीं कई लोगों के द्वारा बोल सकते हैं कि या फिर बोल सकते हैं कि दुनिया भर में हजारों लोग हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये इनकी तानाशाही है, जिनके द्वारा यहाँ पर इनके कॉम्पिटेटिव में बात करें तो कोई भी नहीं है, ये यहाँ पर अकेले हैं। जैसे आपको चाइना में देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। रसिया में भी ये लगातार 5 साल से खुद ही राष्ट्रपति का चुनाव जीत ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन में युद्ध और एक मंच प्रतिबंध चुनाव का विरोध किया गया है, जिसमें केवल एक ही विजेता हो सकता है। तो एक ही यहाँ पर बेसिकली देखा जा रहा है, जो कि पर्टिकुलर लीडर है वही हर साल क्या बन के आता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि वही आपको देखने को मिलेगा कि जीत के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वहीं अगर बात करें कि चुनाव यहाँ के जो चुनाव आयोग है इनके द्वारा बताया गया कि 75% वोटों की गिनती के बाद रसिया में चुनाव आयोग ने कहा कि पुतिन को कितने वोट मिले, तो 87.40% वोटों के साथ ये आगे रहे, ये बोला गया है। वहीं दूसरा स्थान किनका रहा? तो कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पर, इनका नाम है निकोलाई खरितोनवे। तो इनको भी याद रखिएगा, जो कि इनके कॉम्पिटिटिव देखने को मिले, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा अगर हम बात करें तो वोट कितना रहा इनको, तो 87.40% रहा और इसीलिए ये 5वीं बार बोल सकते हैं लगातार शानदार जीत रही है इस साल इनकी, और ये 5वीं बार यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए हैं रसिया में। तो इसको आप आइए बात करते हैं रसिया के बारे में। तो रशिया जो कि आपको देखने को मिलेगा हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश भी आपको देखने को मिलेगा रसिया है। वहीं अगर हम बात करें पृथ्वी के कुल हिस्से में तो ये 10वें हिस्से का आपको देखने को मिलेगा, पूरा भाग देखने को मिलता है। वहीं आधिकारिक नाम की बात करें तो यहाँ पे रूसी संघ देखने को मिलेगा। वहीं 1990 से पहले आपको देखने को मिलता था कि रसिया क्या था? USSR था, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है आप सभी को पता है, वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद किस प्रकार से देखने को मिला कि अमेरिका के द्वारा रसिया को कैसे
अलग थलग कर दिया गया, 10 देश उसमें से अलग हुए और फिर जाके ये रसिया बन पाया, है ना। तो ये इसके आपको याद रखना है। वहीं इसका सरकार की स्वरूप की बात करें तो महासंघ के रूप में देखने को मिलती है। इसकी राजधानी क्या है रसिया की, तो मॉस्को आपको देखने को मिलेगी, इसकी कैपिटल है। वहीं आधिकारिक भाषा रूसी है। मुद्रा कैसी है यहाँ की रसिया की, तो रूबल देखने को मिलेगी। वहीं प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी श्रृंखला का नाम क्या है, तो यूराल पर्वत और अल्ताई पर्वत आपको देखने को मिलेंगे जो कि रसिया के हैं। वहीं आगे प्रमुख नदियां कौन सी है, तो अमूर है और इरिस्ती है, लेन है, ओब है और वोलोंगा है और येनिसी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ की प्रमुख नदियां। ये तो बेसिक बातें रही किसके बारे में, रसिया के बारे में। आइए बात करते हैं मैप में, एक बार देख लीजिएगा लोकेशन कहाँ पर है रसिया। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा रसिया, जो कि अगर हम बात करें तो रसिया का कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर है ये, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये पड़ता है आपका यूरोप में, इसका कुछ भाग पड़ता है, कुछ आपको एशिया में देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो बहुत सारे बोल सकते हैं कि बहुत लंबी जो बाउंड्री है किससे टच करती है, तो चाइना से देखने को मिलेगा। वहीं इसके हम अगर हम बात करें यहाँ पर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये नदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ साइड में है आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको यूरोप की कई कंट्री आपको देखने को मिलेंगी जो कि बॉर्डर को टच कर रही हैं। यूक्रेन आपको देखने को मिलेगा और यूक्रेन के पास ही आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, जो कि अभी 2-3 सालों से बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है, यूक्रेन और रसिया। तो ये सभी बातों को आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैस्पियन सी की बात करूँ तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी बॉर्डर टच होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में कहाँ भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है, तो कहाँ पर किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र को शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो भारत, हमारा प्यारा भारत, तो इसमें सबसे बड़ी हम बात करें तो ऑयल पाम विकास कंपनी के लिए एक बोल सकते हैं कि ईएफ ऑयल पाम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में यानी देश की बोल सकते हैं पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई को वाणिज्यिक परिचालन शुरू की गई है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, और ये देश का पहला है, ये इंपॉर्टेंट है। वही प्रथम ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई के बारे में जाने यहाँ पे, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो कि निचले दिबांग घाटी जिले में एक नई फैक्ट्री को स्थापित की जा रही है। और इस फैक्ट्री में मिशन की बात करें तो पाम ऑयल का एक हिस्सा होगा, जिसमें NMEOOP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या काम किए जाएंगे, तो एक अत्याधुनिक पाम ऑयल का कारखाना होगा, यही ताड़ के अपशिष्ट पर आधारित बिजली संयंत्र होगा, वहीं एक शून्य निर्वहन अपशिष्ट संयंत्र लगाया जाएगा, वहीं समर्थन उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त संरचनाएं भी की जाएंगी। तो ये मेन फोकस रखा गया है यहाँ पर। इसी के साथ खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात करें तो क्या है हमारा राष्ट्रीय मिशन, वही ऑयल पाम जो कि आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2021 में ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो कि ऑयल पाम की बात करें कि ऑयल पाम की बात करें तो लॉन्च किया गया वही 2021 में। इस मिशन का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य रखा गया है ऑयल पाम जो कि खेती को बढ़ाना है, जो कि 2025-26 तक यहाँ के कच्चे पाम तेल के उत्पादन में हमें 11.20 लाख टन को बढ़ा देना है। ईएफ ऑयल पाम में इस क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें 2030 तक 1100 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत आपको 1700 लोगों को रोजगार देने की बात की गई है। यहाँ पे अवसर पैदा होंगे रोजगार के। वहीं अकेले अरुणाचल प्रदेश में ऑयल पाम खेती के लिए यहाँ पर 1,30,000 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि की पहचान भी कर ली गई है। इसी के साथ देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको आयातित पाम तेल पर भारत की जो भारी निर्भरता थी उसे कहीं हद तक कम किया जाएगा। वहीं देश में खाद्य तेल आयात बिल का अगर बात करें तो 67% रहने वाला है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। वहीं NMEO ऑयल पाम नीति के महत्व को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य है आयात पर निर्भरता को कम कैसे किया जाए। विशेष रूप से मेन फोकस रहेगा कि जो पूर्वोत्तर में घरेलू खेती है उसको कैसे हम बढ़ा सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानिएगा। जब ब्रिटिश शासन था उस समय ब्रिटिश उपनिवेश के समय पे 1997 की बात की जा रही है, जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। वहीं 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बना। इसका नाम क्या रखा गया, अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा एक राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। तो दोनों फैक्ट आपको याद रहेंगे, ठीक है। वही बात करें यहाँ पर भौगोलिक अवस्थिति की, जो कि अरुणाचल प्रदेश का गठन देखने को मिलेगा आपको 1987 में किया गया, जो कि असम से अलग करके एक पूर्ण राज्य के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया। वहीं पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपको भूटान से लगती है सीमा, और इसी के साथ आपको उत्तर में चीन से और तिब्बत के क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको बाउंड्री
टच करता है कौन, अरुणाचल प्रदेश, वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं। वही दक्षिण पूर्व भाग आपको देखने को मिलेगा नागालैंड और म्यांमार से टच करता है। वही जबकि दक्षिण पश्चिम भाग की बात करें तो क्योंकि असम से पड़ता है। आबादी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, और यहीं पर सबसे ज्यादा आपको आबादी भी देखने को मिलेगी। राज्य की अगर बात करें कि कुल साक्षरता दर कितनी है, वर्ष 2021 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको देखने को मिलेगा 65%, 38 देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, वही साक्षरता दर में पुरुष की बात करें तो 72.55 देखने को मिलेगा। महिलाओं की साक्षरता आपको 57.70% देखने को मिलेगी। लैंगिक अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों की देखे तुलना में तो 938 आपको महिलाएं देखने को मिलेगी यहाँ पे। और राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात क्या है, तो ये है 943 है। इस राज्य की बात करें जहाँ पर 26 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। इसमें लगभग 100 से अधिक उप जनजातियां हैं, जिनमें से कई जनजातियों की पहचान भी नहीं की गई है। और इस राज्य में लगभग 65% जनसंख्या आदिवासी ही बसती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो रही बात किसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश की। आइए बात करें यहाँ पे जैव विविधता के बारे में, तो राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ पे मिथुन आपको देखने को मिलेगा, जिसे गयाल के नाम से भी जाना जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु देखने को मिलेगा। वहीं राजकीय पक्षी क्या है, तो हॉर्नबिल भी आपको कहाँ का देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा। और हॉर्नबिल उत्सव भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको इसी राज्य में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही इसे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र की में, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा मोलिंग नेशनल पार्क, एसा ऑर्किड अभयारण्य, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य और पक्के बाघ अभयारण्य। तो ये वो बाघ बोल सकते हैं कि नेशनल पार्क है, और कुछ यहाँ पे आपको बाघ अभयारण्य देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कई बार मैच फॉलोइंग में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको। आइए बात करते हैं यहाँ पे मैप में देख लेते हैं एक बार अरुणाचल प्रदेश को। तो कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये येलो येलो हो रहा है पूरा, तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। बाउंड्री की बात करें तो अभी मैंने आप लोगों से बताया था कि भूटान आपको देखने को मिलेगा इसके पश्चिम में। यहाँ पे आपको तिब्बत देखने को मिलेगा, जो कि चाइना बोलता है कि ये मेरा है। वहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा म्यांमार देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे असम से बॉर्डर को टच करता है, वही नागालैंड से भी बॉर्डर को टच करता है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे ईटानगर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर बताने की बारी है। तो हाल ही में परोपकारी कार्य के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है रतन टाटा। इन्हें अभी सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं आज का क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।